हमारे साथ संवाददाता है हमारे ब्रजेश कुमार, जो पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं और ये बोले सर 6 महीनों से डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है। मैंने पूछा नहीं, हमने तो अभी 6 दिनों से सुना है। तो ब्रजेश, ये 6 महीनों से कहाँ चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन? ये चल रहा है रेगुलेटर्स के बीच में, और रेगुलेटर और ब्रोकर्स के बीच में। ओके, रेगुलेटर मतलब सेबी जी, और ब्रोकर मतलब हमारे स्टॉक मार्केट के बिल्कुल दिग्गज। बिल्कुल। बताइए क्या है? हाँ, दरअसल इस मामले की जो जड़, चर्चा की जो जड़ है, वो जड़ है 17 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था सेबी का, और वो नोटिफिकेशन था इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन था, जहां पर 2-3 लाइनें जो है वो बढ़ाई गई, और उन बढ़ी हुई लाइनों को उस वक्त शायद नोटिस नहीं किया गया, लेकिन अब जो है लोगों को डर लग रहा है। डर की वजह यह है कि उस रेगुलेशन में ये लिखा गया है कि अगर सेबी किसी ब्रोकर के खिलाफ, मतलब इंटरमीडियरीज हैं पूरी सारी इंटरमीडियरीज के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है या एफआईआर फाइल करता है, तो वो फिट एंड प्रॉपर नहीं होंगे। अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी, हम तो जानते हैं कितनी सारी एजेंसीज हैं, ईडी है, राज्यों की ईओडब्ल्यू है, राज्यों के पुलिस की, और बहुत सारी एजेंसीज हैं, एसएफआईओ है, अगर ये कोई इनमें से कोई भी अगर चार्जशीट फाइल करती है किसी ब्रोकर के खिलाफ या किसी इंटरमीडियरीज के व्यक्ति के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर बाहर करना पड़ेगा इंटरमीडियरी से। अच्छा। प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर, केएमपी, कंप्लायंस ऑफिसर, जितने भी टॉप के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग 30 दिन के अंदर इनको हटाना जरूरी होगा। अगर नहीं हटाया जाता है तो उस संस्था के खिलाफ ही एक्शन शुरू हो जाएगा, और उस संस्था को फिट एंड प्रॉपर ना मानकर उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इससे भी एक कदम आगे और चीज है, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो प्रमोटर्स हैं या मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके वोटिंग राइट पर रोक लग जाएगी, और 6 महीने के भीतर उनको अपना स्टेक बेचना पड़ेगा, बाहर जाना होगा। तो ये जो परेशानी की जड़ है वो ये 2-3 शर्तें हैं, और उस पर आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ एफआईआर या सिर्फ चार्जशीट के आधार पर दोषी मान लेना किसी को और बिजनेस से ही बाहर कर देना या पद से ही हटा देना, ये शायद ज्यादा है, क्योंकि ट्रायल होने का, उसके बाद फैसला आने का और उस फैसले के ऊपर अपील करने का सबको अधिकार है, जो मिलना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत। तो ये आर्गुमेंट है। ये भी है, अगर लास्ट में जाकर के फैसला उस इंटरमीडियरी के पक्ष में आया, तो ये जो कार्रवाई पीछे हो चुकी होगी, यानी हटा दिया गया होगा पदों से, स्टेक उनका डाइल्यूट करा दिया गया होगा, उस सब का क्या होगा? लेकिन जो रेगुलेटर था उसकी मंशा यही थी कि जो मार्केट में जो कुछ भी गंदा चल रहा है, खराब चल रहा है, वो सारा का सारा क्लीन अप हो जाए। लेकिन एक तरह से कहें तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो मतलब ब्रोकर का ये मामला है कि भाई जब सब मामला निपट जाए, सजा हो जाए, फाइनल हो जाए कि भाई कुछ गलत किया है, तो जाके आप ये लागू करो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप पास्ट में जो एक केस चल रहा है एनएससीएल का, उसमें से ही जो दिसंबर तक के नंबर्स बताते हैं, 220 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। बहुत साल हो गए उसको। 2013 का केस है, 2023 10 साल हो गए चल रहे हैं, जुलाई में हो जाएंगे पूरे 10 साल। तो उसमें ही 220 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और अभी हो सकता है कि और भी चार्जशीट, 7वीं बार चार्जशीट फाइल हुई थी, हो सकता है कि ये संख्या और बढ़ती जाए। तो फिर ये है कि बचेगा कौन? और इसमें सब बड़े बड़े ब्रोकर्स के, सबके बड़े लोगों के नाम है। बिल्कुल। तो पॉइंट तो ठीक है। तो फिर अब होगा क्या आगे, ये बताओ आप। अब होगा ये कि मामला वापस बोर्ड में जाना पड़ेगा। ब्रोकर्स की भी हाल ही में मीटिंग भी हुई रेगुलेटर से, तो वहां पर यह है कि मामला वापस बोर्ड में जाएगा, और बोर्ड को फिर से कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो बातें, दिक्कतें बताई जा रही हैं, वो दिक्कतें जेन्युइन हैं, और बोर्ड अगर कन्विंस होगा, अप्रूव करेगा, तो फिर से ये अमेंडमेंट आएगा। तो ये तो बड़ा मामला इंटरेस्टिंग हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर एनएससीएल जैसा मामला और उसमें चार्जशीट हो जाए, 10-10 साल तक अगर फैसला ना हो, तो आदमी धंधा क्या करेगा, काम क्या करेगा? ये तो वैसे पॉलिटिक्स में भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हो रही है, वो सजा आने के बाद हुई है। वो सजा आने के बाद हुई है ना, सजा आने के और बाद। यहाँ ये है कि क्रिमिनल, अगर रेगुलेटर ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया है या एफआईआर किया है, तो डिस्क्वालीफाई, या किसी इकोनॉमिक ऑफेंस को जांचने वाली एजेंसी, डीआरआई, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स,
सीबीआई भी करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, उनकी भी विंग है। हाँ, तो उनमें से अगर किसी ने चार्जशीट फाइल किया है तो ओके। और ये सिर्फ ब्रोकर्स पर है या ब्रोकर्स के अलावा बाकी? ये इंटरमीडियरीज रेगुलेशन है, इसमें सारे आते हैं, लेकिन फंड भी आ गए, इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज में हाँ आपके आरटीए भी आते हैं, सब लोग, काफी सारे, एवरीवन। हाँ, मतलब जो इंटरमीडियरीज हैं, मतलब बेसिकली जो मार्केट की एक कहें तो सिग्निफिकेंट कड़ी हैं। ओके। तो चलिए, ये एकदम बात तो सही है कि सिर्फ एफआईआर पे ही एक्शन लेना चाहिए, नहीं डिबेटेबल है, लेकिन बाकी जगह से अगर कंपेयर करके देखें तो शायद सब जगह ऐसा नहीं होता। ये इंटेंशन सही लग रहा था रेगुलेटर का, लेकिन शायद कहीं हार्श कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा, और इंटेंशन तो ये था कि मार्केट में जो भी गड़बड़ी है अनइंटेंडेड सब क्लीन अप कॉन्सिक्वेंस थोड़ा वो होने चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करें, अगर जस्टिस टाइमली हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगर समझो चलो चार्जशीट फाइल के डिस्क्वालिफिकेशन करना भी है तो ये तो पता होना चाहिए 3 महीने 6 महीने साल भर में मामला निपट जाएगा। पता चले 10 साल तक चले, 10 साल बाद तो चार्जशीट फाइल हो, फिर केस चलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर कहाँ तक ऊपर तक जाएंगे, करेंगे, मतलब अगली जनरेशन ही खत्म। एक ही केस में अगर 6 एजेंसियां जुट जाएं, हर किसी की अपनी रफ्तार है। बराबर है। हाँ। एनएसीएल तो अलग ही हो जाएगा। हाँ, देखो इतनी एजेंसियां होने की वजह से ही ब्रजेश एक बड़ा फायदा है। पूछो क्या? आपका जॉब सेफ है। खबर आती है। कभी किसकी खबर, कभी एक ही मैटर में 6 जगह से खबर करने को मिलती है। सोचो, कभी आपने दिल से धन्यवाद दिया इन सबको? धन्यवाद देना पड़ेगा। तो देखो आज इसी मामले पे इसकी खबर, आज इसी मामले पे इसकी खबर। देखो कितने ज्यादा जर्नलिस्ट बिजी रहते हैं इसकी वजह से। थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। ओके, चलिए ब्रजेश हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया खबरें लाकर आपके लिए देते हैं और उसमें रहते हैं बिजी। फिलहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर लाए हैं ब्रजेश, जिसमें कि क्या कुछ बड़ा फैसला अब होता है फिट एंड प्रॉपर वाले मामले पे, जिसमें ब्रोकर्स, फंड्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की तरफ से थोड़ी सी आपत्तियां आती हुई दिखी कि भाई इतने कड़े नियम बनाओ कि हम सांस न ले पाए।